हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बात बस यही कहा जा सकता है कि शायद देश में अब लड़कियां बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। देश के सामने इस वक्त कई बड़ी चुनौतियां हैं, जिनमें से एक है महिलाओं की सुरक्षा, यानी कि आधी आबादी की सुरक्षा। दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद महिला सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए, लेकिन महिला सुरक्षा पर ये सभी कानून बेअसर नजर आ रहे हैं। यूपी के हाथरस में एक युवती के साथ गैंगरेप और मौत के बाद हुए अंतिम संस्कार से पूरा देश गुस्से में है। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर आज पूरा देश एक मंच में खड़ा है। ये पहली बार नहीं है जब बेटी को न्याय दिलाने के लिए पूरा देश एकजुट हुआ हो। निर्भया कांड के दौरान भी पूरा देश कुछ ऐसा ही नजर आ रहा था, लेकिन वक्त के साथ वो एकजुटता भी कमजोर होती गई और बेटियों के खिलाफ अपराध बदस्तूर जारी रहे। लेकिन अभी फिलहाल इस केस के बाद, इस शर्मनाक घटनाक्रम के बाद जिस तरह की तस्वीर देश में देखने को मिल रही है, हर तरफ से उस रेप पीड़िता के लिए न्याय मांगी जा रही है। हर तरफ बस एक ही आवाज आ रही है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और बेटियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाएं। तो ये देखिए, अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूपी की ये लड़ाई अब हरियाणा पहुंच गई है, पूरे देश की लड़ाई हो चुकी है। बेटी को न्याय दिलाना ही अब लोगों का लक्ष्य है। रादौर, टोहाना और गोहाना की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर हाथरस रेप पीड़िता के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। उस रेप पीड़िता के लिए न्याय की मांग की गई है और लगातार यही मांग की जा रही है कि जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आखिर क्या कर रहे हैं शासन प्रशासन में बैठे लोग? कड़े कानून बना दिए गए, लेकिन उन कानूनों का कोई असर नहीं। क्या फायदा ऐसे कानून का जहां पर कानून होने के बावजूद भी एक बेटी के साथ इतना जघन्य अपराध हो जाता है। एक बेटी के साथ पहले गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद उसकी जो दुर्दशा होती है उसके कई किस्से सामने आए हैं। हाथरस की इस बेटी की पहले जो लोग उसका रेप करते हैं उनके द्वारा उसकी जीभ काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और उसके बाद प्रशासन भी यहां पर कम नहीं है। पुलिस ने उस बेटी की शिकायत लेकर पहुंचे, उसके परिवार की रिपोर्ट तक नहीं लिखी और उसके बाद जब प्रेशर बना, दबाव बना, इतना जघन्य अपराध है ये, उसके बाद जैसे तैसे इस मामले में शिकायत दर्ज हुई है। सरकार मुआवजे की बात करती है, सरकार को यहां पर जवाब देना चाहिए कि आखिर क्यों आधी रात को उस रेप पीड़िता का शव जला दिया गया। वो लड़की अपनी जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष करती रही और अंत में उस लड़की ने दम तोड़ा और प्रशासन में बैठे लोग परिवार की गुहार नहीं सुन रहे थे। परिवार गुहार लगा रहा था कि हमें हमारी बेटी को देखने दो। उस रेप पीड़िता के शव को बिना परिवार को दिखाए जला दिया जाता है आधी रात को। आखिर ऐसा क्या हो गया? क्या पुलिस यहां पर छुपाना चाह रही थी? क्या मजबूरी थी यूपी सरकार की, यूपी सरकार में बैठे प्रशासनिक उन हुक्मरानों की, जिन्होंने इस रेप पीड़िता के शव को आधी रात को जलाया? क्या छुपाने की कोशिश की जा रही थी? कई बड़े सवाल इस घटना के बाद खड़े होते हैं। बेटी की सुरक्षा के लिए देश में कानून बना दिया, कानून का क्रियान्वयन क्यों नहीं ठीक से करा पा रही है पुलिस? क्यों अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है? क्यों अपराधी जब मन करे किसी बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम देते हैं? यहां तक कि किसी भी महिला को, किसी भी उम्र दराज की महिला हो, अगर किसी व्यक्ति ने उस महिला के साथ रेप किया है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई ना होना एक बड़ा कारण है कि इन अपराधियों के, इन बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और इस तरह की घटनाएं लगातार देश में सामने आती रही हैं। दिल्ली का वो निर्भया कांड याद है, जब सब लोग सड़कों पर उतर आए थे और निर्भया के लिए न्याय की गुहार लगाई थी, न्याय की मांग की गई थी, जिसके बाद इतने बड़े बड़े बदलाव देश में हुई, सरकारें बदल गई, कानून बदल गया। लेकिन देखिए स्थिति जस के तस है। हाथरस में एक लड़की के साथ जघन्य अपराध हुआ है और उसके बाद प्रशासन को देखिए, उस लड़की के परिवार के साथ खड़े होने की बजाय यहां पर पता नहीं कौन से तथ्य छुपाने की कोशिश की गई कि उस लड़की के शव को आधी रात को जला दिया गया। आखिर पुलिस ने क्यों उस लड़की के शव को आधी रात को जलाया? ये अपने आप में कई ऐसे बड़े सवाल हैं जो आज हर देशवासी पूछ रहा है।
ये अलग अलग जगहों से आप हरियाणा के अंदर तमाम शहरों की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हाथरस रेप पीड़िता के लिए न्याय की मांग की जा रही है, अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो इसकी मांग की जा रही है। लेकिन क्या ये आखिरी केस है इस देश के अंदर? क्या पुलिस अब जागेगी? क्या प्रशासन अब जागेगा? कब जागेगा? सवाल यही है। और हमारे साथ हाईकोर्ट की वकील शालिनी यादव जी जुड़ चुकी हैं। शालिनी जी, देश इस समय बहुत ज्यादा दर्द में है, देश इस समय आक्रोशित है, देश की हर बेटी इस समय असुरक्षित महसूस करती है जब हाथरस रेप पीड़िता की दास्तान सामने आती है। बेहद निंदनीय, बेहद दुखद। जी नंदिनी जी। जी शालिनी जी। ये इस तरह के अपराध जो हैं, गैंग रेप और ब्रूटल मर्डर्स जो हैं, वो दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे देश इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ पे जिसके पास भी दम है, जिसके पास भी सत्ता है, पावर है, वो अपने से कमजोर को या जिसे अपने से कमजोर समझता है उसके ऊपर अपना पूरा जोर लगा देता जी। तो उसमें रेप, महिलाएं और बच्चे दोनों एक खास कैटेगरी में आते हैं जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल माने जाते हैं सोसाइटी में। और दोनों में ही हमने देखा है कि अगर हम एनसीआरबी के रिकॉर्ड्स देखें तो पिछले कई साल से और खासकर पिछले साल से लेके इस साल पे भी महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम्स हैं, क्राइम अगेंस्ट विमेन, वो करीबन 8% बढ़ गए हैं और बच्चों के खिलाफ भी वो 5% के करीब बढ़ गए हैं पिछले साल से। अब लॉकडाउन में भी हमने देखा कि लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के खिलाफ जो सोचा गया था कि शायद क्राइम्स कम होंगे क्योंकि लोग अपने अपने घरों में रहेंगे, तो ऐसा नहीं पाया गया। ऐसा पाया गया है कि 90% से ज्यादा क्राइम्स अगेंस्ट विमेन बढ़े हैं लॉकडाउन के दौरान। और खासकर हरियाणा में तो 78%। हरियाणा इस वक्त एक बहुत ही शर्मनाक स्थिति में है जहां पे हमें इस वक्त देश का सबसे चौथा स्थान प्राप्त है महिलाओं के खिलाफ अपराधों में। तो मेरे ख्याल से ये हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टीज हैं, इनको ये बहुत सोचने की जरूरत है कि ना सिर्फ प्रदेश बल्कि देश किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई ये बहुत गहरे सवाल हैं जो लगातार उठते रहे हैं। शालिनी जी हमारे साथ आप बने रहिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय गुप्ता जुड़ चुके हैं, उनसे भी जान लेते हैं। संजय, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अब सवाल यही है कि इन विरोध प्रदर्शनों की, लोगों की आवाज की गूंज सरकारों के, प्रशासन के कान में कब गूंजेगी और कब यहाँ पर बेटियां सुरक्षित होंगी? प्रशासन के कान बिल्कुल बहरे हो चुके हैं। बात है प्रशासन के कान बिल्कुल बहरे हो चुके हैं। प्रशासन बिल्कुल गूंगा हो चुका है, ना बोलने को तैयार है, ना इन जो मासूम है बच्चे हैं उनकी आवाज सुनने को तैयार है। मैं आपको बता दूं कि कल फरीदाबाद में ऐसा नृशंस मामला सामने आया है। हाथरस वाला जो मामला है वो एक अपने आप में एक अनोखा मामला है, लेकिन फरीदाबाद में भी कल एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ में एक युवक ने रेप को अंजाम दिया था, जहां उसने बच्ची को अपना शिकार बनाया और बच्ची की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। बच्ची को इलाज के लिए फरीदाबाद से दिल्ली रेफर किया गया है। लेकिन जहां तक प्रशासन की आवाज की बात है कि प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, बोलने को तैयार नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। फरीदाबाद प्रशासन की अगर बात करें तो अभी हमने कुछ देर पहले एसीपी से इस विषय में कुछ जानना चाहा तो उन्होंने कुछ भी कैमरे के सामने या फोन पे बोलने से इनकार कर दिया। जी जी बिल्कुल संजय, बेहद निंदनीय ये घटना भी। शालिनी जी देखिए, फरीदाबाद की घटना के बारे में भी संजय बता रहे हैं, एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप की वारदात हुई है, एक छोटी सी बच्ची जो इस वक्त गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। हो क्या रहा है ये? हर तरफ जिस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, वाकई बेहद डराने वाली हैं। शालिनी जी, आपकी आवाज ठीक से यहां तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे। हमारे साथ संजय लगातार बने हुए हैं। संजय, फिलहाल फरीदाबाद की इस घटना को लेकर जानकारी दें। अभी फिलहाल बच्ची की हालत कैसी बनी हुई है और इस पूरे मामले पर अभी फिलहाल क्या कार्रवाई हुई है? क्या पता चल पाया है कि किसने बच्ची के साथ रेप किया है? जी बिल्कुल, बच्ची के साथ एक 22 वर्षीय युवक है जो कि पड़ोस का ही रहने वाला है और
अपुष्ट सूत्रों से ये भी पता चला है कि वो नशे का आदी है, गांजा वगैरह पीता है। लेकिन जहां तक बच्ची की हालत की बात है, बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। उसके परिजनों का रो रो कर बहुत बुरा हाल है। उसकी दादी ने दादी से हमने कुछ देर पहले बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बेचारी सदमे के चक्कर में बोल नहीं पा रही थी। और बच्ची के जो परिजन हैं वो सफदरजंग में ही बने हुए हैं। डॉक्टरों से बात करने की कोशिश की गई तो डॉक्टरों ने फोन पर बताया कि बच्ची की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। जी बिल्कुल संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। शालिनी जी वापस जुड़ चुकी हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। शालिनी जी, आपने इस घटना के बारे में सुना, फरीदाबाद में एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप किया है एक हैवान ने। अब ऐसे में जिस तरह की तस्वीर हर तरफ देखने को मिल रही है, वाकई बहुत डर का माहौल है आसपास और डराने वाली ये स्थिति है। नंदिनी जी, देखिए, ये डर का माहौल आज नहीं बना है, डर का माहौल काफी साल से बना हुआ है। आज से करीब 3 साल पहले मैंने एक मुहिम भी चलाई थी इसको लेके, इनाफ से जिनाफ। हरियाणा में खासकर मैंने एक चिट्ठी भी लिखी थी माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मुद्दे को लेके, और एक कैंपेन चलाई थी इनाफ से जिनाफ की। बहुत हो चुका, तो ऐसा नहीं है कि ये आज की बात है। अगर आप देखें 2016 से लेके आज तक हरियाणा में, अगर हम सिर्फ खासकर हरियाणा की बात करें, तो रेप जो है, नंबर ऑफ रेप, नंबर ऑफ मर्डर्स से ज्यादा है। एक दिन में करीब 4 गैंग रेप होते हैं, 4 रेप्स होते हैं, और 155 दिन, ये 2019 के आंकड़े में बता रही हूँ आपको, उसके बाद क्राइम बढ़ा ही है। 155 दिन गैंग रेप्स होते हैं। तो हालात बहुत खराब है। लेकिन बात यह है कि सिर्फ जब मुद्दे सामने आ जाते हैं तब हम लोगों को डर लगता है और डर का माहौल होता है। लेकिन इस माहौल में हम लगातार जी रहे हैं। और अगर देखा जाए तो ये जो हालात हैं, इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि ये जो रेप है, ये एक्चुअली क्या है। ये एक स्पेक्ट्रम ऑफ क्राइम्स में आता है, जिसमें जब हम शुरुआत करते हैं क्राइम्स अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन, यानी उनके खिलाफ जिस भी तरीके का अत्याचार होता है, वो मोलेस्टेशन से शुरू होता है, वो किसी भी तरह अन्याय से शुरू होता है, और बिल्कुल जब जघन्य रूप वो हथिया लेता है, तब वो जाके एक रेप, एक ब्रूटल गैंग रेप के में कन्वर्ट हो जाता है। और अनफॉर्चुनेटली एक बात यह है कि हम लोग इसको सीरियसली तभी लेते हैं जब इतना बड़ा कोई अपराध हो जाता है। हम इन छोटी छोटी चीजों को समझने के लिए तैयार नहीं है कि ये छोटी चीजें नहीं होती हैं। किसी भी इंसान को नीचे स्तर का समझना, क्योंकि ज्यादातर ये वही इसी तरह के अपराध हैं। ये अपराध है, सत्ता के अपराध हैं, ये पावर का एक अपराध है कि दूसरे को अपने आप से ज्यादा कमजोर दिखाना, खुद को ताकतवर महसूस करने के लिए दिखाना। और आजकल खासकर जिस तरह से बेरोजगारी भी बढ़ रही है, तो ये बेरोजगारी, उसमें जिस तरह का मानसिक फ्रस्ट्रेशन होता है कुछ लोगों में, और उनको जो सबसे आसान तरीका मिलता है, उनको यही मिलता है कि अपने से जो कमजोर उनको लगता है उसको दबा दिया जाए। जी बिल्कुल शालिनी जी, तो आपने कई सारे कारण बताए जिनकी वजह से समाज के अंदर इस तरह की स्थिति जो है उत्पन्न होती है। लेकिन चाहे जो हो, कहीं ना कहीं कुछ तो किया जाए बेटियों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि अगर बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी तो देश आखिर कैसे आगे बढ़ेगा, इस चीज को समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक जो भी आपने बताया। वापस आपके पास लौटेंगे शालिनी जी, और हमारे साथ संजय भी लगातार बने हुए हैं। संजय, आपके साथ भी दोबारा बातचीत करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटी के साथ इस पूरे मामले में क्या युवक पकड़ा जा चुका है, क्या उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, और आगे इस मामले में अब क्या। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उस युवक को सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस उससे पूछताछ करने में लगी हुई है। लेकिन जहां तक इस तरीके की वारदातों का सवाल है, तो मैं आपको बता दूं कि लोगों के मन में जब तक कानून का भय नहीं होगा, जब तक लोगों की बेरोजगारी दूर नहीं होगी, लोग नशे के शिकार हो चुके हैं। फरीदाबाद ऐसा एरिया है जहाँ पे आप हर चौराहे पे गांजे की पुड़िया ले सकते हैं, हर जगह पे शराब के ठेके आपको आसानी से उपलब्ध हैं। तो लोगों की जब तक मानसिकता चेंज नहीं होगी, लोग अपने आप को बदलेंगे नहीं। पहले कहा जाता था कि फला लड़की ने इस छोटे कपड़े पहने हुए हैं, इसलिए वो उस तरीके से लोग देख के उसको आकर्षित होते हैं। लेकिन जहां तक इस बच्ची का सवाल है, ये 7 साल की बच्ची थी, दूध मुंही बच्ची थी। चलिए बिल्कुल संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। महिला आयोग की सदस्य रेणु भाटिया जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रेणु जी, जिस तरह की परिस्थिति नजर आ रही है इस वक्त देश भर में, बेहद डरा हुआ महसूस कर रही है आज हर एक बेटी। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है।
जो ये अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत शर्मनाक है, दुखदाई है। मुझे ये ताज्जुब है कि कानून इनके लिए सख्त से सख्त सजाएं रख रहा है। आपको ध्यान हो कि निर्भया के दोषियों को भी फांसी हुई, और इसी तरह 12 साल से छोटी बच्ची के साथ अगर कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है तो उसके साथ उसके लिए इस तरह की उसके लिए फांसी की सजा है। परंतु आज भी ये लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमने किस तरह की अनहोनी घटनाओं को अंजाम दिया। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो ये बुरी मानसिकता के, घिनौनी मानसिकता के लोग हैं, इनके साथ अभी और सख्ती बरतने का जो है विचार किया जाना चाहिए। और मैं अपने माध्यम से, आयोग के माध्यम से भी गृह मंत्रालय को निवेदन करूंगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और जल्द हो। रेणु जी, देखिए, आपने निर्भया केस की बात करी, आपने उन लोगों को फांसी की बात करी, ठीक है, बिल्कुल उन लोगों को फांसी हुई, लेकिन एक जो बड़ा लूप होल है जिसके बारे में हमेशा से डिस्कस किया जाता है शासन प्रशासन के अंदर, हाथरस की जब पीड़िता जाती है, पुलिस हाथरस की पीड़िता का परिवार जब जाता है तो पुलिस वाले उसकी रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे। सबसे बड़ा सवाल, उसके शव को आधी रात को क्यों जलाया गया? यहाँ पर कमी तो शासन में बैठे लोगों में है। पता नहीं कौन सी स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं और कितना लालच उनमें सत्ता का है कि एक बेटी की जिंदगी उनको नजर नहीं आती। देखिए, बिल्कुल जो बेटियों के नाम पे इस तरह से सत्ता हड़पना चाहते हैं या सत्ता की लालच करना चाहते हैं, मुझे दुखद है। आज ही जिस प्रकार आप सभी मीडिया के लोग जो न्यूज बता रहे थे कि प्रियंका वाड्रा जो है हाथरस जा रही है, ये ऐसे राजनीति करना। रेणु जी, आप प्रियंका वाड्रा की बात क्यों कर रही हैं? आप योगी आदित्यनाथ की बात करिए ना। कैसे उनकी सरकार में आधी रात को क्यों, क्या कारण था? उनकी सरकार में उनके रहते हुए योगी आदित्यनाथ जी के लिए तो कितनी बड़ी बातें कही जाती हैं कि वो अपने प्रदेश के अंदर गुंडा राज खत्म कर रहे हैं। ये किस तरीके का गुंडा राज खत्म करने का तरीका है? यहाँ तो खुद पुलिस वाले गुंडे हो चुके हैं। आधी रात को जब परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, क्यों उन्होंने वहां पर उस लड़की के शव को जलाया आधी रात को? क्या छुपाना चाह रही थी सरकार? प्रियंका वाड्रा जो कर रही है वो ठीक है, वो गलत होगा, राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं वो तो सबसे ज्यादा गलत है शायद। कैसे उनकी सत्ता में एक रेप पीड़िता जिसका परिवार जाता है, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, फिर वो जिंदगी और मौत से लड़के उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद उसके शव को जला दिया जाता है। देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सुबह ही, हेलो जी आदित्यनाथ जी ने सुबह ही सबसे पहला बयान ये दिया कि इन जो है निर्मम, इन निर्दयी लड़कों को सख्त से सख्त सजा होगी, इनके लिए कोई ढील नहीं बरती जाएगी और बहुत जल्द आप देखेंगे कि उनको उनकी जगह पर पहुंचाया जाएगा। रेणु जी, देखिए, ये तो रही यूपी की बात। हरियाणा में भी फरीदाबाद में कल जो घटना हुई वो भी शर्मनाक है। बच्ची, उसके साथ रेप हुआ है, जो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। हरियाणा का भी आप देखिए। रेणु जी, आप तो महिला आयोग की सदस्य हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जो भी जस्टिफिकेशन शालिनी जी दी जाएं, जो कुछ भी कहा जाए, अगर आप जस्टिफिकेशन इन सब घटनाओं पर दे रहे हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी भी प्रियंका वाड्रा या आप कांग्रेस की बातें कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। चलिए शालिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। लेकिन फिलहाल जो प्रदेश भर में, देश भर में स्थिति बनी हुई है, बेहद आक्रोशित हैं लोग और जवाब मांग रहे हैं कि आखिर क्या कर रही हैं सरकारें, क्या कर रहे हैं पुलिस वाले, क्यों बेटियों की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं? कानून बनाने से क्या कानून का क्रियान्वयन हो गया? कानून में कोई लूप होल होगा जिसकी वजह से क्रिमिनल्स डर नहीं रहे हैं, बदमाशों में खौफ नहीं है, उस पर विचार कीजिए और बेटियों की जिंदगी उजड़ने से बचाइए, क्योंकि आज हर बेटी असुरक्षित महसूस करती है जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।